हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। पिछले भाग में हमने जनरल टर्म्स जानी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, जैसे कि सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब के बारे में बात की थी। तो आज वहीं से आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो लास्ट हमने कल किया था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने जाना था कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ठीक है ना। लास्ट हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात किया था। अभी बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम की, ठीक है ना। अभी हमारा जो अगला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। 4 किया था। 5th जो हमारे पास टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर पहचाननी है, किस तरीके से हमें निकालनी होती है, ठीक है ना। तो होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का, कि जो चार्ज कैरी करता है उसके ऊपर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि सेंट्रल एटम के साथ शेयर किए गए हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सपोज करके हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कॉपर CN, कॉपर CN होल 4, ठीक है, और ऊपर हमें दे रखा है 3-। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस +1। यहाँ पे सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, +1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे कैसे, हमें कॉपर का निकालना है तो उसको हम x मान लेंगे। अब CN है, हम -1 एज्यूम करते हैं इसको, इंटू कितने हैं 4 है, इक्वल टू जितना चार्ज उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर होगा, कितना है -3 है उसके ऊपर। अगर कुछ नहीं होता हम 0 लेते, तो x -4 इज इक्वल्स टू -3, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 और -4 उधर जाएगा +4, तो +4 -3 कितना आ गया, +1। इस वजह से आपके पास कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +1। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉपर का क्या निकालते हैं, आपका ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का भी सॉरी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, सेंट्रल एटम का होता है, ठीक है ना। चलिए अगली टर्म हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों। एक होता है होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक, है ना, और एक होता है हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। एक होमोलैप्टिक और एक हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते क्या है, होमोलैप्टिक तो वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कि एक ही तरीके के डोनर एटम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपका वो कॉम्प्लेक्स इन विच metal is bound to complex in which metal is bound to only one kind of donor atom, only bound to only one kind of donor group। एक ही तरीके के डोनर ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोबाल्ट
NH3 का होल 6 प्लस 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन जुड़ा है, अमीन जुड़ा है, अमीन NH3, इसे अमीन बोलते हैं यहाँ पर, है ना। ऐसे NH3 को अमोनिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अमीन की कैटेगरी हम इसे देते हैं। तो कोबाल्ट के साथ सिर्फ अमीन एक ही तरीके का डोनर एटम उसके पास है, एक ही तरीके का डोनर ग्रुप है, तो उसको हम बोलेंगे होमो, है ना। हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इन विच metal is bound to more than one kind of donor atom, more than one kind of donor atom, जिसमें कि एक से ज्यादा तरीके के डोनर एटम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CO NH3 होल 4 Cl2 और ऊपर हमारे पास प्लस है ना, 1 प्लस या प्लस। आप देखेंगे कोबाल्ट के साथ एक अमीन भी जुड़ा है और एक आपका क्लोरीन भी जुड़ा है, क्लोराइड। तो दो तरीके के आपके पास डोनर ग्रुप है, दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप, अगर डोनर ग्रुप या एटम जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है ना। ग्रुप आएगा यहाँ पे, एटम नहीं ग्रुप, ठीक है ना। तो ये आपका होमो और हेट्रोलेप्टिक के बारे में मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई होगी किस तरीके से होती है, ठीक है ना। चलिए अब अगला बच्चों फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कि किस तरीके से आप फॉर्मूला लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का। फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, उसके क्या है, कुछ रूल है, उन रूल को आपने ध्यान में रखना है, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेप है, पहला रूल है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंट्रल एटम को लिखना है। सेंट्रल एटम इज रिटन फर्स्ट। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा है कि जो लिगेंड है, सेंट्रल एटम के बाद कौन आएंगे, लिगेंड आएंगे, और लिगेंड को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। लिगेंड को कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं, ठीक है ना। और जो प्लेसमेंट होता है लिगेंड का इस लिस्ट में, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लिगेंड को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे और जो प्लेसमेंट होगा लिगेंड का, जो हम जैसे प्लेस करेंगे, प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स चार्ज। उसके चार्ज पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो लिगेंड है उसको लिखना है, ठीक है ना। चलिए तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल हमारे पास क्या है कि पॉलीडेंटेड जो लिगेंड होते हैं उनको भी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। पॉलीडेंटेड लिगेंड भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपके लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर एब्रीवेटेड लिगेंड आ गए, सपोज कोई एब्रीवेटेड लिगेंड आ गए, एब्रीवेटेड लिगेंड कौन होता है, जैसे कि इथेन 1,2 डायमीन को हम क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं, है ना। ये आपका एब्रीवेटेड, एब्रीवेशन लिखते हैं। एब्रीवेशन कहाँ समझते हैं, कोई बड़ा वर्ड है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको एब्रीवेटेड एब्रीवेशन कहा जाता है। इथेन 1,2 डायमीन को हम EN लिखा, तो अगर एब्रीवेटेड लिगेंड है तो फर्स्ट लेटर एब्रीवेशन का यूज्ड होगा, जो फर्स्ट लेटर है वो यूज्ड होगा उसकी
अल्फाबेटिक ऑर्डर को पहचानने में। आई बात समझ में? पॉलीडेंटेड लिगेंड को आप अल्फाबेटिक में लिखेंगे। अगर एब्रीवेटेड लिगेंड आ गए तो एब्रीवेटेड लिगेंड का जो पहला लेटर है वो यूज होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर को पहचानने में। ये तीसरा रूल है आपके पास, ठीक है ना। चलिए चौथा रूल क्या है? फोर्थ आपके पास जो फॉर्मूला होगा एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का, चाहे वो चार्ज हो या नहीं हो, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है ना। फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है। वेदर चार्ज और नॉट, वेदर चार्ज और नॉट, चाहे उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हमें क्या लिखना है? इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको हमने लिखा। अच्छा, अगर लिगेंड आपका पॉलीएटॉमिक है तो फॉर्मूला को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, है ना। इफ लिगेंड इज पॉलीएटॉमिक, अगर लिगेंड आपका पॉलीएटॉमिक हो गया, इट विल बी रिटन इन पैरेंथेसिस। ठीक है ना। अगर लिगेंड पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब जैसे कि Cl है, ये तो एक सिंगल आपका लिगेंड है, सिंगल एटम लिगेंड है। पॉलीएटॉमिक में जैसे कि NH3 आ गया, इसमें कितने एटम है ना, एक से ज्यादा एटम इसके अंदर है। तो ऐसा जो लिगेंड है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का। आपने देखा होगा एग्जांपल में भी, आपने ये देखा था CONH3 का होल ट्वाइस, है ना। आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे CONH3 का 2, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब तो क्या है कि 2H का ही है ना। लेकिन वो NH3 पूरे का, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अगर कोई लिगेंड पॉलीएटॉमिक है तो। और लिगेंड एब्रीवेशन को भी हम पैरेंथेसिस में दिखाएंगे, है ना। लिगेंड एब्रीवेशन को भी हम जैसे कि इथेन 1,2 डायमीन EN को भी आप खाली नहीं लिखेंगे, हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? फोर्थ रूल था। फिफ्थ रूल क्या है कि कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए आपका लिगेंड और मेटल के बीच में। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा रूल है? पांचवा रूल है। छठा रूल क्या है कि जब फॉर्मूला होगा, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जब आप उसको लिखेंगे, है ना, विदाउट दैट ऑफ काउंटर आयन, तो जो चार्ज होगा वो आपका किधर होता है? आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और उसको हम राइट सबस्क्रिप्ट के ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, राइट सबस्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है ना। काउंटर आयन कौन होते हैं? वो आयन जो कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? काउंटर आयन। तो व्हेन फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी is to be written without that of counter ion, the charge is indicated outside the square bracket as a right subscript with the number before the sign, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये है COCN का होल 6 और इसके चार्ज के ऊपर, इसके ब्रैकेट के ऊपर कितना आ गया? -3 है। राइट सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। अब ये कब लिखेंगे? जब आपके पास क्या हो? जब आपके पास काउंटर आयन ना हो। काउंटर आयन क्या होता है? जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर होता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना।
और जो चार्ज होगा कैटायन का वो बैलेंस होना चाहिए एनायन के चार्ज से। जितना चार्ज कैटायन का है उतना ही चार्ज एनायन का भी होना चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो ये तो आपके पास क्या था, फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को लिखने का। इसी तरीके से जो भी फॉर्मूला आया, जैसे ये आया, इन्हीं सारे रूल के बेस्ड में फॉर्मूला बना है, ठीक है ना। चलो, तो अगला है हमारे पास नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ठीक है ना। किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, इसके लिए भी आपके पास कुछ रूल है। पहले उन रूल को जाने, देन हम नेमिंग में आएंगे। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि कैटायन को सबसे पहले नाम दिया जाता है, चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो, है ना। द कैटायन is named first both in positively or negatively charged coordination entity। ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज कैटायन हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज स्पेयर हो, जैसे ये स्पेयर है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, ये स्पेयर है, इसके ऊपर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपका क्या होना चाहिए, कैटायन का नाम पहले आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कैटायन का नाम आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, उसके बाद क्या होता है कि लिगेंड का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है बिफोर द सेंट्रल आयन। लिगेंड नेमिंग should be in alphabetic order। alphabetical order, ठीक है। नेमिंग ligand naming should be alphabetic order before the central atom। बिफोर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से पहले लिगेंड का नाम आता है और वो भी आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, ठीक है ना। तीसरा रूल है कि नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड विद ओ, ठीक है। जो एनायनिक लिगेंड होगा उसके लास्ट में ओ आता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरिडो, इस तरीके से, है ना, उसमें क्या आता है, ओ आता है। दोस ऑफ न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड ठीक है। नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड विद ओ, दोस ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड आर द सेम, एक्सेप्ट, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट जैसे आपके पास हो गया एक्वा, एक्वा फॉर H2O, वाटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं, ठीक है ना। और अमीन लिखते हैं किसके लिए, NH3 के लिए, फॉर NH3 के लिए क्या लिखना है, अमीन लिखना है। कार्बोनिल लिखते हैं CO के लिए, कार्बोनिल फॉर CO, ठीक है। एंड आपका नाइट्रोसिल लिखते हैं NO के लिए, नाइट्रोसिल फॉर NO, ठीक है। तो ये कुछ आपके हैं। और जब आप फॉर्मूला लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का,
तो ये सारे के सारे ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होंगे, ठीक है ना। चलिए फोर्थ है कि हम कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं, है ना। वो प्रीफिक्स क्या है, जैसे कि मोनो हो गया, डाई हो गया, ठीक है, ट्राई हो गया, एक्सेट्रा। इन हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आयन लिगेंड, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड, है ना। जैसे NH3 अगर 2 हो गए तो आप लिखेंगे डाई, 3 हो गए तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। इस तरीके से इंडिविजुअल लिगेंड के लिए हम क्या प्रीफिक्स का यूज करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये चौथा रूल था। पांचवा रूल क्या है कि व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड you include a numerical prefix, कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स वाला कोई लिगेंड हो, है ना, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स वाला कोई लिगेंड हो, तो हम कौन कौन सी टर्म का यूज करेंगे, देन द टर्म, जैसे कि आपके 2 के लिए आता है बिस, अगर 2 हो तो हम करेंगे बिस, 3 है तो हम क्या करेंगे, ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे, 4 है तो हम करेंगे टेट्राकिस, ठीक है ना। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए किसके लिए करते हैं, टेट्राकिस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए आप समझो, जैसे कि हमारे पास ये है NiCl2 PH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। अब इसका नाम अगर हमने लिखना है, तो सबसे पहले हमारा किसका नाम आता है, कैटायन का नाम आता है, उसके बाद एनायन का नाम आता है ना। तो यहाँ पे आपके पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी आप देखें तो Cl आता है सबसे पहले C आता है, और PH तो आपके पास क्या हो गया, फिनाइल हो गया, है ना। PH क्या है, फिनाइल है, और P यहाँ पे क्या है, फॉस्फीन है। PH3, PH आपका P फिनाइल, PH है ना, एक फिनाइल है, एक क्या है, फॉस्फीन है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो Cl उसका करेंगे तो डाई क्लोरिडो, है ना, डाई क्लोरिडो हो गया, हो गया। उसके बाद आप देखें कि PH3 न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिस का। तो आप आएगा बिस, फिर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे तो एक तो ट्राई फिनाइल है आपके पास, ट्राई फिनाइल, PH है, और भी कितने, 3 है, ट्राई फिनाइल हो गया। और ट्राई फिनाइल के बाद आपके पास क्या अगला, फॉस्फीन, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ये पूरा हो गया आपके पास, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया। देन आपके पास सेंट्रल एटम कौन है, निकल आ जाएगा, निकल, है ना। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, आपको बताया था कैसे निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो आपने लिखा 2। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा किस में लिखना है, हमको ऐसे रोमन नंबर्स में लिखना होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें किस में लिखना होता है, रोमन नंबर में। तो अगला जो रूल हमारे पास है, यानी सिक्स्थ रूल हमारे पास यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक ऑफ मेटल, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑफ मेटल की इन कैटायन एनायन, ठीक है, और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी is indicated ठीक है बाय रोमन न्यूमरल,
बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। ठीक है, आपने देखा जैसे ऊपर हमने निकल को 2 था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना। तो चाहे आपके पास क्या हो, न्यूट्रल हो, चाहे कैटायन हो, एनायन, कैसा भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कैटायन हो यानी ऊपर प्लस आएगा, एनायन के ऊपर माइनस आएगा, न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं आएगा, कैसा भी हो तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को पैरेंथेसिस में आपको लिखना है। ठीक है ना, आई समझ में बात। 6th अगला रूल आपके पास देखिए 7th। अगला रूल हमारे पास 7th क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, है ना, तो जो मेटल है उसका नाम सेम होता है जैसे कि एलिमेंट का हो। इफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटायन, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आपको कैटायन मिला यानी ऊपर क्या से आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है ना, इसके अंदर सपोज जैसे कि Cr है। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम, Cr का नाम क्या होता है, क्रोमियम, है ना, क्रोमियम होगा। तो अगर ऊपर प्लस चार्ज लगाओ यानी वो कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो, तो हम Cr को क्रोमियम ही बोलेंगे, जैसे उसको बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। ठीक है ना, क्रोमियम को हमको क्रोमियम ही बोलेंगे। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायन हो, जैसे कि इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, है ना, तो फिर उसके वो जो मेटल है उसके पीछे आपका 8 आता है, क्या आता है, 8 आता है। ठीक है ना, जैसे सपोज यहाँ पे CO है, इसका नाम कोबाल्ट होता है, CO कोबाल्ट होता है। अब एनायन हो गया, ये ऊपर माइनस चार्ज एनायन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोबाल्ट, COBALT, और पीछे 8 आ जाएगा, 8 कोबाल्ट 8। ठीक है ना, तो कोबाल्ट 8 हो जाएगा ये। आई बात समझ में आपको, इस तरीके से हमने क्या बोला, कोबाल्ट 8 बोला। ठीक है ना, तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है, मेटल एंड विद 8, मेटल के पीछे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास 7 रूल थे IUPAC नेमिंग के, कि किस किस तरीके से IUPAC नेमिंग करते हैं। चलिए, और अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो वो कैटायन की जैसे ही रहेगा, जो मेटल का नाम है वैसे ही उसका नाम रहता है। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहला हम करते हैं, हमारे पास जैसे सपोज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दे रखा है, CrNH3 का होल थ्राइस H2O, और देन इसके बाहर Cl3 है। अब आपने फॉर्मूला भी सीखा था कैसे लिखते हैं, पहले सेंट्रल एटम आता है, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो लिगेंड है वो आएंगे, है ना भाई। N इसको बोलते हैं NH3 को अमीन, और H2O को बोलते हैं एक्वा। तो अल्फाबेटिक में पहले अमीन आ रहा, तो पहले वो लिखा गया, फिर H2O लिखा गया, और काउंटर आयन को आपने बाहर लिखना है ना, जो बाहर है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इनका आपको नाम भी लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक में अमीन आता है, कितने अमीन है, 3 है, तो ट्राई आ जाएगा, ट्राई अमीन, है ना, ट्राइमीन हो गया आपके पास। फिर H2 है आपके पास, H2 के लिए क्या आ जाएगा, एक्वा, एक्वा आ गया। फिर Cr है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जैसा उसका नाम है वैसे ही आ जाएगा, क्रोमियम, है ना, वैसे उसका नाम आ जाएगा, क्रोमियम। फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कितनी आ रही है इसकी, और उसके बाद हमारे पास क्या है, Cl है, तो Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे, है ना, क्लोराइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए। Cr को आपने X माना, NH3 तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 होता है। H2 भी न्यूट्रल लिगेंड है, 0 होता है। अब बाहर Cl3 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस -1 होता है Cl का इंटू 3, और ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो 0। तो X -3 उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसलिए क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो यहाँ पे हम रोमन में लिखेंगे 3 ऐसा। इस तरीके से ये इसका नाम हो जाएगा, ट्राइअमीन एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है ना, चलिए दूसरा देखते हैं, CO
NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। फिर आपके पास का होल थ्राइस है, ठीक है, यहाँ पे होल थ्राइस, इसके बाहर ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस, है ना। अच्छा, एक ही लिगेंड है आपके पास, क्या है, एक ही लिगेंड है, और कितने हैं बच्चों को, 3 है, तो इसको हमने क्या बोलता, ट्रिस बोलेंगे, ट्रिस बोलेंगे, क्योंकि पॉलीडेंटेड ये आपका कैसा है, डाइडेंटेड लिगेंड है, तो क्या आ जाएगा, ट्रिस आ जाएगा, ट्रिस। और क्या बोलते हैं इसको, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, है ना, इसको ये बोला जाता है इथेन 1,2 डायमीन। ब्रैकेट आपका बंद हो गया। उसके बाद आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जैसा कोबाल्ट का नाम है वैसे उसका नाम आ जाएगा कोबाल्ट, COBALT, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाहर आपका पास क्या है, सल्फेट है, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। अब आप यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, कोबाल्ट की हमने X मानी, ये तब तो न्यूट्रल हो जाएगा, कोबाल्ट की X मानी, आपके पास बाहर SO4 है तो उसका -2 इंटू 3 -6, ठीक है ना, उधर जाके +6 है, तो यह आपके पास हो जाएगा इस तरीके से, X प्लस इसकी तो 0 है और इसका आपको दुगना करना है, ट्वाइस, है ना, और इधर आपके पास बाहर क्या है, +-2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x और -6 उधर जाके +6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसमें, 3 आ जाएगी, ठीक है ना, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके इसके पास हो जाएगी, ऐसे आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हमारे पास, PT NH3 होल ट्वाइस Cl NO2, ये आपको दिया है, ठीक है ना, इसका आपको नाम बताना है। तो कितने अमीन है, 2 हैं, डाई अमीन, ठीक है, डाई अमीन। फिर कौन आएगा, Cl आएगा, क्लोरिडो आएगा ना, क्योंकि एनायनिक है, वो एनायन है, क्लोरिडो, डाई अमीन क्लोरिडो। फिर NO2 क्या बोलेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो NITRIO, नाइट्रिट्रो बोलेंगे, इसे नाइट्रिट्रो, है ना, क्योंकि ये क्या है, एम्बिडेंट वो है, लिगेंड है, नाइट्रिट्रो, नाइट्रिट्रो N से जुड़ेगा सेंट्रल एटम के साथ, है ना। और उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ये तो आपके पास क्या है, न्यूट्रल है, X, NH3 तो न्यूट्रल होता है 0, Cl की -1, और NO2 की भी कितनी हो जाएगी, -1, उधर ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0, तो X -1 -2 उधर जाके +2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट, ठीक है ना। चलिए अगला देखें आप, COEN का होल ट्वाइस, COCl2 EN होल ट्वाइस Cl, है ना, ये है हमारे पास एक, इसका हमें नाम बताना है, क्या होगा, तो इसका नाम होगा क्या, आपके पास सबसे पहले कौन है, डाई क्लोरिडो, है ना, डाई क्लोरिडो, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरिडो, EN आपके पास 2 है तो आ जाएगा बिस, क्या आ जाएगा, बिस, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर EN को क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, है ना, इथेन 1,2 डायमीन बोलेंगे इसको, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट आपका बंद। फिर आपके अंदर कौन है, कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो जैसा उसका नाम वैसे आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता अभी, और लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोराइड आ जाएगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसकी निकालो। तो CO को हमने माना भाई X माना, Cl2 - 2 हो जाएगा, Cl2 - 2 हो जाएगा। En आपके पास न्यूट्रल है और एक Cl आपके पास बाहर है, तो -1 = 0। तो X = -3, उधर जाके +3 है ना। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, +3 आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने IUPAC नेमिंग करी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा इसके बारे में। तो इस तरीके से हमने कुछ और टर्म्स जानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, देन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एंड देन IUPAC नेमिंग उसकी किस तरीके से की जाती है ना। अक्सर पूछा होता है आपके बोर्ड क्वेश्चन में, आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, उसका IUPAC नेमिंग भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको नेम दिया होगा, उसका फॉर्मूला आपको बनाना होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।